चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि सेंट्रल हेवनली अलायंस के कुछ बड़े लोग नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें सबसे आगे 4 डेड हेवंस शिम हू नाय का बेटा शिम वॉन ली और उसकी बहन शिम सू आ है। उनके साथ सीकर ऑफ नॉलेज सेओ मुन हुआ की पोती हायर योंग भी मौजूद है। तभी वहां मौजूद जांग पायसान और उसके 2 गार्ड्स उनका स्वागत करते हैं और उन्हें उनके कमरों तक ले जाने की पेशकश करता है। लेकिन तभी भीड़ में से एक शख्स येप वोल मू सांग को पहचान लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, मू सांग, क्या तुमने अपने पुराने दोस्त को भुला दिया? ये सुनते ही मू सांग के पसीने छूटने लगते हैं और वो मन ही मन कहता है, शिट। उसे डर है कि कहीं उसका पुराना राज सबके सामने ना आ जाए। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ये सब लोग नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के खंडहर से गुजर रहे हैं। हायरयोंग अपने आसपास की तबाही को देखकर कहता है, ये जगह कितनी बदकिस्मत है, कभी इतनी शानदार होने वाली सेक्ट आज मिट्टी में मिल चुकी है। उसकी बात सुनकर वॉन ली कहता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, अगर तुम्हारी ताकत खत्म हो जाए तो तुम्हारा वजूद भी खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक शिकारी कुत्ता जब शिकार के लायक नहीं रहता तो वो किसी काम का नहीं होता। तभी वहां जिन मू वॉन और उसके साथ वो अनजान लड़की एन हा आ पहुंचते हैं। एन हा अपने मन में सोचती है, इधर तो बहुत सारे अनफेमिलियर लोग हैं, मैं गार्ड डाउन नहीं कर सकती। वॉन ली जिन मू वॉन को बोलता है, तुम जरूर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के डिसेंडेंट होगे। वॉन ली अपना और उसके साथ आया बाकी 2 जन का भी इंट्रोडक्शन देता है और जिन मू वॉन से पूछता है कि ये लड़की कौन है। जिन मू वॉन बड़े आराम से जवाब देता है, मेरा नाम जिन मू वॉन है और ये मेरी दूर की बहन है जो यहाँ रह रही है। वॉन ली को उस पर शक होता है, लेकिन वो बात को वहीं खत्म कर देता है। फिर सब वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एन हा अपने मन में सोचती है, मुझे लगा था ये गधा है, पर ये तो कितने आसानी से झूठ बोल दिया और मुझे लगा था कि ये इस जगह का मालिक है। रात का वक्त होता है और हम वॉन ली को उसकी बालकनी पर जनरल मॉक के साथ देखते हैं। वॉन ली ऊपर से पूरे सेक्ट को देखता है और कहता है कि ये जगह उम्मीद से ज्यादा बेकार है। वो जनरल मॉक से कहता है कि सेंट्रल हेवनली अलायंस ने जो शांति बनाई हुई है वो सिर्फ एक दिखावा है और वो जल्द ही इस करप्ट सिस्टम को खत्म करके अपनी नई शुरुआत करेगा। वो बड़ी ही खौफनाक मुस्कुराहट के साथ कहता है कि वो यहाँ कुछ बहुत बड़ा शुरू करने वाला है। अगले ही सीन में हम जिन मू वॉन को उसकी भट्टी में देखते हैं। रात के सन्नाटे में सिर्फ उसके हथौड़े की कैंग कैंग की आवाज गूंज रही है। तभी अचानक पीछे से वॉन ली की आवाज आती है। ओहो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक हथौड़े की आवाज इतनी सुकून देने वाली हो सकती है। जिन मू वॉन बुरी तरह चौंक जाता है। वो मन ही मन हैरान है कि वो पूरे इलाके को अपनी सेंसेस से महसूस कर रहा था, फिर भी ये शख्स उसके इतने करीब कैसे आ गया और उसे पता तक नहीं चला। वॉन ली भट्टी के अंदर घूमते हुए वहां रखी तलवारों को देखने लगता है। वो एक तलवार उठाता है और कहता है, इतनी डल जगह पर तुम कैसे रह लेते हो? ऐसा लगता है जैसे यहां वक्त रुक गया हो। वॉन ली तलवार को चेक करता है और कहता है कि ये काफी अच्छी क्वालिटी की है और मेनलैंड में काफी महंगी बिकेगी। जिन मू वॉन चुपचाप खड़ा है और उसके चेहरे पर पसीना आ रहा है। वॉन ली बिना किसी वार्निंग के तलवार की नोक सीधे जिन मू वॉन के गर्दन पर रख देता है। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट है। वो कहता है, नॉर्दर्न सेक्ट का वारिस और मार्शल आर्ट्स नहीं जानता? ये बकवास बंद करो। अगर तुमने सच में मार्शल आर्ट्स छोड़ दी होती तो तुम अब तक जिंदा नहीं बचते। जिन मू वॉन बुरी तरह फंस चुका है। वो सोच रहा है कि अगर उसने अभी लड़ाई की तो सबको उसकी असली ताकत का पता चल जाएगा और उसकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन वॉन ली रुकने वाला नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत और किलिंग इंटेंट के साथ जिन पर हमला कर देता है। जिन की आंखें गुस्से से चमकने लगती हैं और वो अपने दांत भींच लेता है और अपना पावर रिलीज करता है। लेकिन मूव ऑन खुद को रोक लेता है कि मैं इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया था। इसका मतलब ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। मैं अगर मेरा पावर ठीक से यूज नहीं किया तो मैं पक्का मर जाऊंगा। पर इतने में ही शिम वॉन ली का कातिलाना हमला सीधा जिन मू वॉन पर लगता है। वॉन ली सोचता है अभी वो स्ट्रेंज क्यूआई क्या था, लेकिन तभी शिम हैरयोंग बीच में आ जाती है और चिल्लाते हुए वॉन ली को रोकती है। बस बहुत हुआ मास्टर शिम। वॉन ली को यकीन नहीं हो रहा कि जिन ने इतने साधारण हमले को रोका तक नहीं। जिन बुरी तरह जख्मी होकर गिर जाता है। वॉन ली मन ही मन हैरान है, क्या ये सच में इतना कमजोर है या फिर ये कोई बहुत बड़ा मार्शल आर्ट्स मास्टर है जो अपनी ताकत छुपा रहा है। हायरयोंग जल्दी से जिन के पास जाती है और उसे एक फास्ट स्पिरिट रिकवरी पिल देती है जो एक बहुत ही कीमती दवाई है। वॉन ली वहां से मुड़कर जाने लगता है। उसके चेहरे पर नफरत और घमंड साफ दिख रहा है। वो कहता है, मुझे लगा था ये कम से कम बचने की कोशिश तो करेगा, पर ये तो एक मरा हुआ बतख निकला।
उसे लगता है कि जिन मूव ऑन बिल्कुल बेकार है और उसके लिए अब कोई खतरा नहीं है। सीन बदलता है और हम जिन मूव ऑन को उसके कमरे में देखते हैं जहां वो जख्मी हालत में लेटा हुआ है। यूनहा उसके पास बैठी है और वो बहुत गुस्से में है। वो जिन को झड़कते हुए कहती है, तुम बिल्कुल एक इडियट हो। अगर तुम उनसे कमजोर भी थे तो कम से कम तुम्हें लड़ना चाहिए था या फिर वहां से भाग जाना चाहिए था। जिन उसकी गालियां सुनते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, शुक्रिया यूनहा। काफी वक्त बाद किसी ने उसे इतने हक से डांटा है। यूनहा मूव ऑन का बात सुनकर शर्मा जाती है और मूव ऑन को धड़ाम से मार देती है। उसकी आंखों में चिंता है, लेकिन वो अचानक अपनी नजरें झुका लेती है और धीरे से कहती है, मैं शायद जल्द ही यहां से चली जाऊंगी क्योंकि मैं अब पूरी तरह ठीक हो चुकी हूं। माहौल में एक अजीब सा दर्द और खामोशी छा जाती है। यूनहा कुछ दिन पहले की बात सोच रही होती है। रात में जब वो अकेले मेडिटेशन कर रही होती है, अचानक उसके सामने सारेंग प्रकट होता है। वो कहता है, मास्टर पूरी तरह ठीक हो गए हैं और हम जल्द ही अपनी अगली मूव शुरू करने वाले हैं। आप तैयार रहिए। अगली सुबह हम नॉर्दर्न वेस्टलैंड्स के खुले मैदान में एक बड़े कद काठी वाले शख्स को देखते हैं जो काफी ताकतवर दिख रहा है। वो ऊपर क्लिफ पर खड़ा होकर पूरे इलाके को देख रहा है। तभी वो कुछ नोटिस करता है और कहता है, तुम चूहे की तरह चिपकर मेरा मूड खराब कर रहे हो, सामने आओ। तभी अचानक जमीन में से कुछ मास्क्ड वॉरियर्स बाहर निकलते हैं जिन्हें हिडन फोर्स ऑफ द डेमोनिक फ्लेम्स कहा जाता है। वो लोग चेन और कांटेदार हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग बोलते हैं, ये लड़की को हेल्प करने आया है, पकड़ लो इसे। वो शख्स कहता है, मैं नहीं जानता तुम लोग क्या बोल रहे हो, पर अगर तुम लोगों को फाइट ही करना है तो आ जाओ। लड़ाई शुरू होती है और हिडन फोर्स ऑफ द डेमोनिक फ्लेम्स के सब लोग एक साथ उस शख्स के ऊपर हमला कर देते हैं। चारों तरफ धूल ही धूल हो जाता है। जब धूल हट जाता है, हम लोग देखते हैं उस शख्स में सभी का हमला रोक लिया है और अपना एक ही मूव से पूरे इलाके में तबाही मचा देता है। एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। जब धूल हट जाता है, हम देखते हैं उस हमले में डेमोनिक फ्लेम्स के 3 लोग मर जाते हैं। वो बाकी 3 मास्क्ड वॉरियर्स उस पर सुसाइड अटैक करते हैं। एक जोर से धमाका होता है, लेकिन वो उन्हें भी मिट्टी में मिला देता है, पर वो खुद भी बहुत घायल हो जाता है। वो अपने बॉडी से स्वॉर्ड निकालता हुआ कहता है, ये लोग मामूली मार्शल आर्टिस्ट्स नहीं थे, मुझे एक को जिंदा छोड़ना चाहिए था सवाल पूछने के लिए। उसका अगला ठिकाना नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट है। सेक्ट के अंदर जिन मूव ऑन बाहर निकलता है तो उसे फिर से शिम हेरियोंग मिलती है। वो बहुत ही नर्म आवाज में जिन से माफी मांगती है और कहती है कि वो वॉन ली के बर्ताव के लिए शर्मिंदा है। वो उसे एक छोटा पोटली देती है और कहती है, मैं अपने भाई की तरह नहीं हूं, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत। जिन चुपचाप उसे देखता रहता है, लेकिन जैसे ही जिन वहां से जाता है, वो वॉन ली के पास जाती है जो अभी भी जिन का मजाक उड़ा रहा होता है। हेरियोंग उसे धमकाते हुए कहती है, वॉन ली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस आदमी से पंगा मत लो, हमारे बड़े प्लान में उसकी बहुत बड़ी कीमत है। वॉन ली उसका खौफनाक रूप देखकर डर जाता है। हेरियोंग आगे कहती है, हमें नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के आखिरी वारिस का इस्तेमाल करना है। जब तक हमारा काम नहीं निकल जाता, उसे जिंदा रखना जरूरी है।